मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास की एजीवाई क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेड हेयरली कैटरपिलर। उस क्लास में हमने देख लिया था कि जो कैटरपिलर था उस कैटरपिलर का अपन ने जो किया था उसमें कर लिया था हमने उसके साइंटिफिक नेम, उसका क्लासिफिकेशन, उसके लॉस और इम्पोर्टेंस कर लिया था। फिर उस पर जो उसके पैरासिटिक प्लांट्स थे जिन पर डिपेंडेंसी थी उन प्लांट्स की बात कर लेते और उसमें लाइफ साइकिल हमको स्टार्ट करनी है। तो जो आपको लास्ट पीडीएफ सेंड की है उस पीडीएफ के अंदर लास्ट में डायग्राम दिया है और वो जो डायग्राम चार्ट है वो एक्चुअल में इसका जो रेड हेयर कैटरपिलर है अपना उसका लाइफ साइकिल है। तो उस डायग्राम में आपने देखा होगा सबसे जो फ्रंट में वो अपर साइड में है वो उसकी एडल्ट फेज है, वहाँ से उसमें एग शो ऑफ हो रहा है। एग से फिर वहाँ पर नीचे है वो है कैटरपिलर लार्वा स्टेज है और वो कोकून के थ्रू वापस एडल्ट में कन्वर्ट हो गई। तो उसी डायग्राम को आज मैं थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टू बी कंटिन्यू, शुरू करते हैं अपन लाइफ साइकिल ऑफ रेड हेयरली कैटरपिलर। लाइफ साइकिल ऑफ रेड हेयरली कैटरपिलर। तो जो इसका जो सबसे पहले बात करते हैं, इसका जो मौत होता है एडल्ट मौत, वो जब भी रेनी सीजन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग फर्स्ट रेन जो भी हैवी रेन होती है उस रेन के अंदर वो सोयल से क्या करता है वो बाहर एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जैसे देखो ये सॉइल लेयर है, यहां पर इसका ये है इसका कोकून। ठीक है, तो रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन के अंदर जैसे ही रेन स्टार्ट होती है तो उससे इसकी जो सोइल है ये कैसी होती है, पूरी की पूरी मॉइस्ट होती है और उसके रीजन से क्या हो जाएगा, इसका जो कोकून होता है ये कोकून डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा और डैमेज होने के बाद में इसमें से जो ये कैटरपिलर है ये एडल्ट फेज में यहाँ से एक्सक्रीट होगा। बात समझ आ रही है? अब ये यहाँ कैसे आया, ये इस लाइफ साइकिल में देखते हैं अपन आगे यहाँ कैसे पहुंचा। तो ये पहले बाहर निकल गया, अब क्या होगा देखो, जैसे ये बाहर निकलेगा तो इवनिंग टाइम पर, नाइट टाइम पर ये जो भी लाइट सोर्स है उस लाइट सोर्स की ओर अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर मेल और फीमेल में पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन के थ्रू आउट क्या होगा देखो, मेल फीमेल में पॉपुलेशन हुआ और पॉपुलेशन के थ्रू आउट इनके अंदर एग रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, एग एक्सक्रीट होने स्टार्ट होंगे। वो कब होंगे, जैसे ही मेल फीमेल में पॉपुलेशन हुआ उसके 3 to 4 आवर के बाद में ये जो फीमेल इंसेक्ट होता है, ये फीमेल इंसेक्ट फार्म हाउस के अंदर, फार्म के अंदर जो इसके प्लांट हैं जैसे बाजरा, बाजरा की लीफ के ऊपर क्या करती है, ये एग देती है। ये देखो ये शो ऑफ हो रहा है आपको, ये एग यहाँ पर एक्सटेंड कर देती है और ये एग एज ए ग्रुपिंग में होते हैं। ठीक है, और इनके जो एग होते हैं वो होते हैं लाइट येलो और इसका जो पैटर्न होता है वो जो ओपियम सीड होता है, ओपियम अफीम नाम सुना होगा आपने, उसके सीड होते हैं उस सीड के इक्वल शो ऑफ होते हैं ये, तो एज ए ग्रुपिंग में होते हैं ये। एक जो फीमेल होती है वो पर लाइफ में 1500 एग रिलीव करती है। इतने एग एक फीमेल के द्वारा रिलीव कर दिए जाते हैं। इन एग से 4 to 5 डेज में, इन एग से 4 to 5 डेज के अंदर बेबी लार्वा यहां से निकलना स्टार्ट होते हैं और ये लार्वा
इस प्लांट के ऊपर, तो यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे और ये लीफ के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद लीफ को धीरे धीरे क्या करते हैं, बाइट करना स्टार्ट करते हैं और अपना फूड इंटेक करते हैं। उससे क्या होगा, रेगुलर इनकी ग्रोथ होती है और ये अपनी होल लाइफ के अंदर बेबी लार्वा 6 माउंटिंग करते हैं। 6 माउंटिंग के थ्रू ये कंप्लीटली डेवलप होते हैं। डेवलप स्टेज में आ जाते हैं और डेवलप स्टेज में आने के बाद में ये लगभग इस टाइप का सा शो होता है। देखो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं। ये मेज प्लांट था, इस पर एग लिख हुए, एग से फिर क्या हुआ, जो कैटरपिलर लार्वा निकला, वो लार्वा क्रिया करता है, धीरे धीरे 6 मॉल्टिंग करता है और मॉल्टिंग के थ्रू आउट ये कंप्लीटली डेवलप हो गया। डेवलपमेंट के बाद में क्या करता है, स्टीम के थ्रू आउट धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ये पूरे फार्म में डिस्ट्रीब्यूट रहता है और डिस्ट्रीब्यूट होकर या तो सोइल में जाएगा और या जो कॉर्नर पर जो उसकी वॉल होती है, बाउंड्री वॉल होती है, उसमें जाएगा। तो ये इसमें जाकर क्या करेगा, ये 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ में जाता है और वहां जाकर ये जो होता है, ये अपने चारों ओर एक कोकून को प्रोड्यूस कर लेता है, एक कोकून बना लेता है और वो कोकून इसको डीएक्टिवेट फेज में रख देता है। जैसे ये नेक्स्ट रेनी सीजन आती है, नेक्स्ट रेनी सीजन आएगी, उस रेनी सीजन के अंदर क्या होगा, जो सोइल है वो मॉइस्ट होगी और मॉइस्ट होने से उस मॉइस्ट से ये जो कोकून है ये लेयर ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होकर ये जो इसमें आया था कौन, डेवलप्ड लार्वा, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब तक और वो एडल्ट में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है। देखो यहाँ निकला था ना अभी, तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं इसकी लाइफ साइकिल। समझ आ गई होगी आपको कि सबसे पहले क्या होगा कि रेनी सीजन के अंदर इसका जो इंसेक्ट होता है, इसका जो एडल्ट मॉथ होता है, वो रेनी सीजन के अंदर सोइल से एक्सक्रीट होता है। फिर लाइट सोर्स की ओर अट्रैक्ट होता है, वहां पर मेल और फीमेल में पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन के बाद में ये एग रिलीव करते हैं और ये एग रिलीव होते हैं, उसके 3 to 4 आवर्स के बाद में फीमेल इसके जो होस्ट प्लांट होते हैं उन प्लांट के ऊपर एग रिमूव करती है। एग ग्रुपिंग में होते हैं, एक फीमेल 1500 तक एग रिमूव कर सकती है। वो एग एज लाइट येलो कलर के होते हैं और ओपियम के सीड के इक्वल शो ऑफ होते हैं, ये इनका आइडेंटिफाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनमें मॉल्टिंग होती है, मॉल्टिंग के थ्रू आउट ये लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और वो लार्वा पूरे प्लांट के लीफ को, ब्रांचेस को, इनको क्या करता है, एज ए फूड इंटेक करता है और अपनी ग्रोथ करता है। और ग्रोथ के बाद में जैसे इसमें फाइनल डेवलपमेंट स्टेज आती है, उसके बाद में ये कहा जाता है 10 to 15 सेंटीमीटर सोइल में एंटर कर जाता है और वहां जाकर ये कन्वर्ट होता है कोकून में और वो कोकून उसको डीएक्टिवेट फॉर्म में स्टोर कर लेता है। वहां कोकून के अंदर वो डेवलप्ड लार्वा से एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होता है और जैसे नेक्स्ट रेनी सीजन आती है तो ये रेनी सीजन के थ्रू आउट ये बॉडी, ये सोइल से एक्सट्रैक्ट होकर अगेन लाइट सोर्स की ओर अट्रैक्ट होकर मेल फीमेल आपस में पॉपुलेशन करके वापस लाइफ साइकिल को स्टार्ट करता है। तो ये इसका बेसिक है लाइफ साइकिल, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये कंप्लीटली अपनी होल लाइफ को आगे कंटिन्यू करता रहता है। तो शुरू करते हैं, आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखते हैं इंसेक्ट्स के जो मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, उस मैनेजमेंट प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 से फर्स्ट होता है उसमें क्रॉप मैनेजमेंट, सेकंड होता है उसके अंदर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और थर्ड होता है उसके अंदर केमिकल मैनेजमेंट। ये 3 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं।
स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट आता है वो होता है इसका क्रॉप मैनेजमेंट। बेसिकली क्रॉप मैनेजमेंट में प्रोसेसर जो फार्मिंग प्रोसेसर है उसी के थ्रू आउट इंसेक्ट को कंट्रोल करने की प्रोसेस करता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉप मैनेजमेंट में जब भी रेनी सीजन में फर्स्ट रेन होती है तो उस टाइम पे नाइट के टाइम पर एडल्ट मॉथ क्या करते हैं, सोइल से बाहर एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो वो जब बाहर होकर लाइट सोर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ वो पॉपुलेशन करते हैं। तो वहाँ पॉपुलेशन कर रहे हो उस समय उनको डिस्ट्रॉय करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए तो जो क्रॉप मैनेजमेंट में लेते हैं उसमें यूज करते हैं लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप, अब लाइट ट्रैप कैसे काम करता है देखो, ये अपना फार्म है, यहाँ फार्म में अपन ने क्या कर दिया, एक लैंप लगा दिया बड़ा, ये हो गया लाइट सोर्स हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे रेन होगी उसके जस्ट नेक्स्ट डे तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस करना है वो 7 से लेकर 9 o'clock के बीच में करना है। नाइट में 7 o'clock से लेकर 9 o'clock के बीच में करना है, क्योंकि उसी टाइम पे ये जो इंसेक्ट होते हैं ये सोइल से करते हैं एक्सक्रीट होते हैं। तो ये लाइट अपन ने स्टार्ट कर दी, तो ये सोइल से क्या करेंगे, इंसेक्ट बाहर निकलते हैं और एक्सक्रीट होकर ये लाइट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखो ये लाइट की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल में पॉपुलेशन के लिए ये अट्रैक्ट होते हैं। अगर अपन इस जगह यहाँ पर एक बड़ा से पॉट में वाटर भर दें और उसमें कोई भी टॉक्सिक या पॉइजनिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगे लाइट सोर्स से, इनके जो विंग्स होते हैं वो डैमेज रहेंगे और डैमेज होकर ये सारे इंसेक्ट किसमें गिरेंगे, इससे वाटर पॉन्ड में गिर जाएंगे और वाटर पॉन्ड में गिरने पर ये डिस्ट्रॉय होगा। ये होता है लाइट ट्रैप, लाइट के उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और या फिर फार्म के बाहर आउटसाइड के अंदर ये लैंप लगा सकते हैं और वहां पर नीचे थोड़ी सी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जला दे, फायर कर दें और उससे क्या हो जाएगा, वो सारे इंसेक्ट उसके अंदर सारे बर्न होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया, लाइट ट्रैप हो गया। तो ये है क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में करते हैं कि जो इसके जो इंसेक्ट होते हैं वो जब हैचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, देखो ये अपना प्लांट था, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे आपको ग्रुप दिख रहे हैं, एग ग्रुप, ठीक है। तो जब फार्म के अंदर क्रॉप के ऊपर ऐसे ग्रुप्स दिखे, येलो कलर के ओपियम सीड के ग्रुप दिखे शो ऑफ हो, तो ये उसके एग्स होते हैं। अब ये एग क्या होंगे, ब्रेक होंगे, हैच करेंगे और ब्रेक होकर इनसे निकलेगा लार्वा। तो वो लार्वा जब निकल रहा हो उससे पहले ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स के एग्स को यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो ये आगे किस में कन्वर्ट नहीं होंगे, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे और क्या नहीं होगा, इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये दो प्रोसीजर इसके अंदर। फर्स्ट तो कौन सी कर दी हमने, लाइट ट्रैप कर ली, और बिफोर हैचिंग एग डिस्ट्रॉय, बिफोर हैचिंग एग डिस्ट्रॉय करके हम इन एग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिससे ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये दो प्रोसीजर है जो क्रॉप मैनेजमेंट में इंक्लूड है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ये बहुत इजी है। ये अपना फॉर्म है। अभी अपन ने बात की थी इसके लाइफ साइकिल के अंदर कि जो एडल्ट मॉथ होता है, मतलब एडल्ट डेवलप्ड इसका जो लार्वा होता है वो सोयल में 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ में जाएगा और वहां जाकर कोकून में कन्वर्ट होता है। तो क्या करें, तो जब भी अपन को न्यू क्रॉप को डेवलप करवाना होता है तो जो अपन फार्मिंग करते हैं उसमें देखा होगा आपने, उसमें डीप क्रॉपिंग करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। तो क्या करना है, ये 10 to 15 के सोयल के अंदर 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ में है, तो क्या करना है, जो अपन खेती करें तो उसको डीपली क्या करें, उस सोइल को
नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मिक्स कर दें उसको, सोइल को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली सोइल है वो कहाँ आ जाएगी, अपर साइड में, और अपर साइड में आएगी तो उसमें वो कोकून और लार्वा ऊपर आ जाएंगे। तो फिर उनके लिए जो पैरासाइटिक बर्ड्स होते हैं, जैसे अपने स्वान होता है या फिर क्रो होता है, ये जो मैना है, ये बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स क्या करते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, उनके जो लार्वा है, उनके जो कोकून है, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर सपोज करो कि ये बर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर का जो हाई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से कोकून की लेयर डिस्ट्रॉय जाती है, तो कोकून एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं इसमें इसकी जो पैरासाइटिक इसकी स्पीसीज होती है, वो होती है ट्राइकोगार्मा। ट्राइकोगार्मा स्पीसीज और टेलिनोमस एंड टेलिनोमस, ये जो स्पीसीज हैं पैरासाइटिक हैं जो इसके ऊपर रहते हैं, ये क्या करेंगे, इनका यूज अपन करें, इन इंसेक्ट्स का यूज कर भी हम इसके जो रेड हेली कैटरपिलर है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हम किसी न किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने बर्ड्स को यूज किया था, जो पैरासाइटिक बर्ड्स हैं जो इनको इसके एग को रिमूव करेंगे, एग को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो यहाँ पर, तो ये भी एनिमल हो गए। ये भी क्या है, इंसेक्ट है जो क्या करेगा, उनके अंदर डिजीज जनरेट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये हो गया कौन सा, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब करते हैं अपन केमिकल मैनेजमेंट। तो जो केमिकल मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इसके अंदर हम फार्म के अंदर किसी न किसी केमिकल यूज करेंगे, और वो केमिकल थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट डालता है सोइल के साथ साथ में, वो क्रॉप के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। बट अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो इसके अलावा दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं रह पाती। तो कैसे करना है, तो जब भी फार्म से जो बेबी लार्वा बाहर निकल रहे हैं, जब भी फार्म में बेबी लार्वा बाहर निकलते हैं, उसी समय फार्म के अंदर क्या करना है, मेलाथियान, मेलाथियान जो केमिकल है वो 5.0% 25 kg पर हेक्टेयर की रेट से क्या करना, उसको अपने फार्म के अंदर स्प्रे करना। वापस सुनो, जब भी फार्म के अंदर लार्वा निकलता है, बेबी लार्वा निकलता है, तो उस समय क्रॉप के ऊपर मेलाथियान 5.0% का 25 kg पर हेक्टेयर के रेट से क्या करना है, स्प्रे करना है। दूसरा ऑप्शन अपने पास होता है क्विनोलफॉस। ये जो केमिकल है वो 1.5% का 25 kg पर हेक्टेयर में, 1.5 क्विनोलफॉस 25 kg पर हेक्टेयर की रेट से क्या करना है, उसको भी फार्म के अंदर स्प्रे करना है। तो ये वो है जो बेसिक केमिकल है, मेलाथियान और क्विनोलफॉस, किसी भी टाइप का कोई भी इंसेक्ट हो उन पर इसका स्प्रे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्विनोलफॉस 25EC। देखो नया नाम आ गया 25EC। कई बार आप केमिकल के अंदर देखोगे EC या SC लिखा होता है, तो ये EC और SC क्या है, तो EC का मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट, और SC का मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट। इमल्सिफाइड EC और SC, इमल्सिफाइड कंसंट्रेट, और S मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट। तो EC और SC ये केमिकल होते हैं, कि केमिकल की प्रॉपर्टी होती है। जो EC होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये बहुत जल्दी से इफेक्टेबल होते हैं। जो SC वाले होते हैं ये हार्ड होते हैं, ये वाइट पाउडर जैसे होते हैं, इनको किसी पाउडरी बेस के साथ यूज करते हैं, तो ये इफेक्टेबल कम होते हैं बट लॉन्ग टाइम तक होते हैं। इनकी ड्यूरेशन कैसी होती है, लॉन्ग होती है, और इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, शॉर्ट होती है। दोनों पॉइजनरी नेचर के होते हैं, ठीक है। तो क्विनोलफॉस 25EC 1.25 लीटर वाटर में, तो क्विनोलफॉस 25EC 1.25 लीटर को 250 या 500 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके उसको क्या करना है, स्प्रे करना है।
अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्विनोलफॉस 25 EC 1.25 लीटर को 250 या 500 लीटर वाटर में मिक्स करके उसको फॉर्म में करना है, स्प्रे करना है, तो भी इसकी क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर फार्म के अंदर इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने फार्म के चारों सराउंडिंग 30 बाई 30 ml विड्थ और 30 की उसकी डेप्थ 30 बाई 30 सेंटीमीटर की क्या करनी है अपन को, उसमें एक ट्यूब बनानी है। ठीक है, जैसे देखो ये कैनाल बना दी, और इसकी डेप्थ भी कितनी रखनी है, 30 सेंटीमीटर ही रखनी है। और इसके अंदर क्या करना है अपन को, इसके अंदर मेलाथियान या क्विनोलफॉस जो पाउडर होता है वो इसमें स्प्रे करना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो प्लांट से एग से क्या निकले थे, इससे लार्वा निकले थे, वो जो सोइल में गए थे, तो फार्म के तो अपन कंट्रोल कर लिए, लेकिन जो बाहर आउटर वॉल से चले गए थे, और वॉल से जो बाहर से आएंगे जो लार्वा होते हैं वो केवल ही विदाउट फ्लाइंग मोड से जो लार्वा होते हैं वो डायरेक्टली सोइल के थ्रू आउट ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो वो जब भी अंदर आएंगे तो वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये उनके लिए एक प्रिकॉशन की एक प्रोसेस है। तो ये था अपना कौन सा, केमिकल मैनेजमेंट। अपन ने बायोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लिया, अपने क्रॉप मैनेजमेंट देख लिया। इन तीनों मैनेजमेंट में से जो सूटेबल हो उसको फॉलो अप करके हम अपने फार्म के अंदर जो रेड हेयरली कैटरपिलर है उसके इन्फेक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने क्रॉप को उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट जो इंसेक्ट था, वो था रेड हेयरली कैटरपिलर। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इंसेक्ट जो अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन को करना क्या रहता है, सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम, फिर बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की, फिर बात करते हैं उसके सिम्टम्स की, फिर बात करते हैं उसके होस्ट प्लांट की, वो कौन से प्लांट के ऊपर रहेगा, और फिर उसके डैमेज और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, और फिर रहता है अपना लाइफ साइकिल, और लास्ट कमेंट रहता है अपना मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में भी क्रॉप, बायोलॉजिकल और केमिकल मैनेजमेंट, इस बेसिस के ऊपर ही अपन को पूरे इंसेक्ट्स की जो डिस्क्राइब है वो इसी टाइप से करना रहेगा। ठीक है।